आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। अभी मेरे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारा खादिम था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कहा था ना, याद है ना। अभी जो बयान दिया उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है कि अब्दुल्ला का बेटा सीएम बनेगा। 3% वाले मल्ला समाज का आदमी ये कह रहा है कि उनका डिप्टी सीएम होगा, तो फिर जो 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, मुस्लिम अक़लियत है, वो क्यों नहीं मुतालबा कर सकते उनका वज़ीर आला हो। 14% को 36% टिकट दिया आरजेडी ने, और 17% को आप गादर की पुंगी लॉलीपॉप दे दिए कि बजाओ। जेडीयू कैंडिडेट है, यानी बीजेपी कैंडिडेट है। मस्जिद छीनने का कानून, दरगाह छीनने का कानून बीजेपी बना रही है, किस बुनियाद पर वोट लेंगे वो? तो ऑप्शन एक है तो बीजेपी का कैंडिडेट है, दूसरा वो शख्स है जो 30 साल से कुछ नहीं किया। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वो अख्तर अली वान है। तो अभी आगे 2-3 दिन तक वेदर रिपोर्ट बता रही है खराब रहेगा मौसम। सियासी मौसम तो अच्छा है। चुनावी प्रचार का माहौल है और सर के पास का वक्त ज़्यादा नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग मुख्तसर सवाल से शुरू करते हैं। सर, पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपने अभी जो बयान दिया उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है कि अब्दुल्ला का बेटा सीएम बनेगा। तो सर, उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपके पास कुछ कैलकुलेशंस भी होंगी, किसी दूरंदेशी को जहन में रखते हुए आपने कुछ बोला होगा। देखिए, एक तो यह है कि कोई सियासी जुर्म नहीं है ये बात करना, दूसरा कोई क़ानूनी गुनाह नहीं है, तीसरा यह है कि जब जिस रियासत में इलेक्शन हो रहा है जी, वहाँ पर जो कास्ट सेंसस हुआ, अगर आप कास्ट सेंसस देखेंगे तो सबसे बड़ी कास्ट बोलिए वो मुसलमानों की है, 17%। अब इसको कोई बोलेगा नहीं कास्ट कैसा बोल रहा, रिलीजन है, कास्ट वाइज, क्योंकि अगर आप उसमें से 2% भी नहीं आप निकाल लिए जो अपर कास्ट मुस्लिम्स हैं, सैयद और शेख जो बोलते हैं, अंसारी जो, तो उनको आप अपर कास्ट अगर समझते हैं तो वो फिर भी उन हाईएस्ट नंबर उनका है। जब 3% वाले मल्ला समाज का आदमी ये कह रहा है कि उनका डिप्टी सीएम होगा, तो फिर जो 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, मुस्लिम अक़लियत है, वो क्यों नहीं मुतालबा कर सकते उनका वज़ीर आला हो? बुरी बात क्या है? मैं इस बात को प्रूफ करने को तैयार हूँ कि बीजेपी ने कितने अपर कास्ट को टिकट दिए, कितने ओबीसी को दिए, कितने ईबीसी को दिए, जेडीयू ने कितने इन सेक्शंस को दिया, कितने आरजेडी ने दिए, कितने कांग्रेस ने दिए। आप टिकट, मैं आपको चार्ट दे दूंगा, अभी भिजा देता हूँ, आप उसको चलाइए, उस चार्ट में देख लो आप। नहीं, उस पर तो मैंने ऑलरेडी नहीं आपको नहीं, ये सिलेक्शन का जो कैंडिडेट्स दिए गए हैं वो चार्ट देख लीजिए आप, वो सिलेक्शंस पे बनाया भी है मैंने। तो फिर अब उस पर क्यों नहीं हो सकता भाई? फिर नहीं, बिल्कुल आप नहीं तो मेरा हमारा ये जो कहना है, यकीनन क्यों नहीं, अब्दुल गफूर साहब के बाद कोई मुसलमान सीएम क्यों नहीं बना बिहार में? इतनी बड़ी आबादी है, क्यों नहीं बन सकता? बनना चाहिए। नहीं सर, मैं कैलकुलेशन पूछ रहा हूँ कि जब 14 तारीख को नताइज आएंगे, अब वो अगर अवाम इस बात को महसूस करेगी कि हाँ ये होना चाहिए और फिर इस तरह का वोट देंगे इंशाल्लाह और फिर फैसला आएगा, तो मुमकिन है, क्यों नहीं होगा। अभी सर, जिस तरह से आपने कास्ट की बात की, तो हम लोग अगर शुमाल हिंद का रुख करते हैं तो यहाँ पे मुसलमानों में भी तफर्रुक़ बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अभी आप ही के जो पिछले विधानसभा चुनाव में जीते थे अमूर कॉन्स्टिट्यूंसी के अख्तर साहब, उनके जो मुखालिफ कैंडिडेट है सबा ज़फ़र, वो बड़े स्टेजेस से ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि कुलैया कम्युनिटी एक हो जाए, जबकि इसके मुखालिफ में तो उन्होंने इत्तेहाद का नारा दिया है। मगर ये जो अलग अलग तफर्रुक़ा है मुसलमानों में भी, हालांकि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर इस्लाम की जो आइडियोलॉजी नहीं, मेरी हकीकत है, ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है तो कि ये है। मगर मेरा बोलना ये है कि जो वो जेडीयू कैंडिडेट है, यानी बीजेपी कैंडिडेट है, हाँ, जो वक्फ का कानून बनाई मस्जिद दरगाह खानखा छीनने का, जिसने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया जिससे मुस्लिम खवातीन पर और जुल्म हो रहा है, यूएपीए कानून को और सख्त कर दिया, सबसे ज़्यादा उसमें मुस्लिम दलित और इंटेलेक्चुअल जा रहे हैं, किस बुनियाद पर वोट लेंगे वो? मस्जिद छीनने का कानून, दरगाह छीनने का कानून बीजेपी बना रही है, तो वो तो चाहे कुलैया की मस्जिद हो, चाहे सुरजापुरी की हो, शेरशाहबादी की हो, अंसारी की हो, शेख की हो, मस्जिद तो सबकी है, वो छीनने का कानून बनाए तो वो क्या कर रहे हैं उस बारे में? उनका पोजीशन क्या है उस पर उससे पूछना चाहिए। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आपकी शनाख्त ज़रूर है,
एज अ शेरशाहवादी, एज अ सुरजापुरी, बहैसियत कुल्हैया, बहैसियत अंसारी, बहैसियत शेख, ये सब सैयद हैं, आप हैं, सब शनाख्त है आपकी है, उस पर रहिए। मगर जब ऐसा वक्त है कि जहाँ पर अगर आप अज़बियत का शिकार हो जाएंगे तो उसका फ़ायदा उस पार्टी को होगा जिसने इस तरह का कानून बनाया। तो अमूर की आवाम से हम यही कह रहे हैं कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल अख्तर ईमान के हक़ में करिए, क्योंकि जो मुतबादिल मस्तान साहब हैं, 30 साल उनको मौका मिला और 30 साल में वो कुछ नहीं कर पाया। अख्तर ईमान को अल्लाह ने और अवाम ने अल्लाह के फजल करम से मौका दिया, 5 साल में कुछ काम कराए। तो ऑप्शन एक है तो बीजेपी का कैंडिडेट है, दूसरा वो शख्स है जो 30 साल से कुछ नहीं किया। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो असेंबली में जाकर भी बोलते हैं, लड़ते हैं, वो अख्तर अली वान है। ये जो सेक्टेरियनिज्म है, इसका आपको ग्राउंड पे चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि जिस नहीं, ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। आप इसको, ये है, बिहार प्रदेश में है, यूपी में भी है, ये तो रियलिटी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जनूबी हिंदुस्तान में नहीं है समझ कर वो यहाँ आएंगे, वो गलत है। वहाँ की रियलिटी कुछ और है, यहाँ की रियलिटी कुछ और है। ज़मीनी हकीकत को तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। मगर बीजेपी इसको एजेंडा बनाते हुए भी दिखी थी पिछली मरतबा, जब पसमानदा कहाँ एक मुसलमान टिकट नहीं देते, खाली बकवास करते, एक मुसलमान टिकट नहीं देते, और ऊपर से नमक हराम बोल दिया मुसलमानों को उनका एक यूनियन मिनिस्टर। कहाँ बोले कुछ, ना देते ना बोलते हैं, और वो भी बोल रहे नहीं देते इसलिए कि नमक हराम है, माने ऐसा बता रहे हैं कि जैसा उनके जेब से पैसा जा रहा है। मुल्क का रिसोर्स सबका है, इसीलिए आर्टिकल 51 में बात कही गई कि मुल्क के रिसोर्स, सॉरी आर्टिकल 51 में कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसमें कहा गया कि मुल्क के रिसोर्सेज को सबसे शेयर किया जाए। तो अब ये उल्टी बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं। अभी सर, जिस तरह आप ये जो 2% और 14% वाला मामला उठा है, सीएम डिप्टी सीएम वाला, उस पर फिर उन्होंने तेजस्वी यादव पहले तो बात करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, अभी फिर हाल ही में उन्होंने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने पहले एमएलसी काउंसिल में 40% रिजर्वेशन दिया मुस्लिम्स को, और इसके बाद हमारे संगठन में लालू प्रसाद यादव के बाद अगर सबसे बड़ा दर्जा हम किसी को देते हैं तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को हम लोग देते हैं। उसके बाद हमने राज्यसभा में भी 40% से ज़्यादा रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दिया। ये बात वो कह रहे हैं। एक बात सुनिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब पिछले चुनाव इलेक्शन लड़े थे जी, उनके खिलाफ जो कैंडिडेट था वो एक यादव साहब थे, जेडीयू से हार गए वो। जी, क्यों हारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की बड़ी मान सम्मान करते। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब अपना ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट ये दिए कि मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम भारत को वापस मत आओ, ये आपका मान सम्मान है। ऑन रिकॉर्ड अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब स्टेटमेंट है। तीसरा, आप 17% कितना टिकट दिए और 14% यादव है यहाँ पर। जी, 14% को 36% टिकट दिया आरजेडी ने, और 17% को आप गाजर की पुंगी और लॉलीपॉप दे दिए कि बजाओ और इसी में खुश रहो। और जो 3% मल्ला समाज को आप बोले डिप्टी सीएम बनाएंगे। अरे भाई, आपके पार्टी में अगर इतना बड़ा, वो खुद कह रहे हैं ना हम मान सम्मान देते हैं, तो उनको बता सकते थे आप लफ्ज मुसलमान बोला नहीं चाह रहे। आप अफजल खान गौरा बोरम को दरभंगा में आपने बी फॉर्म दिया उसको, उसी के खिलाफ जाकर कैंपेन कर रहे हैं क्योंकि वहां पर वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट ने नॉमिनेशन डाल दिया। एक उनका सिटिंग एमएलए है जो पिछले बार याद नहीं आ रहा मेरे को, कुछ नाम है, उसको टिकट नहीं दिया, बेचारा वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। तो ये सब बातें हैं, सिर्फ वोट चाहिए इनको और उसके बाद कुछ नहीं चाहिए इन लोगों के लिए। अभी सर, पिछले दिनों फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ काफ़ी एक्टिव हैं आजकल, अलग अलग इंटरव्यूज भी देते घूमते हैं, और वो हेडलाइंस सुर्खियों में भी बने हुए थे अपने 2 जुमलों की वजह से। पहला जुमला तो उन्होंने जो बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट को रिकॉल करते हुए जो प्लेस ऑफ डेसिग्रेशन उसको बताया उन्होंने, फिर कैलीकट से उस पर प्रोफेसर जी गोपाल का भी उस पर बयान आया, तो उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन नाम की एक गुंजाइश बताई। तो क्या ऐसी कोई नहीं, गुंजाइश सब मौजूद ये है देखिए, क्या? ये उनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है जी, कि जजमेंट में लिखते हैं कि कोई मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, और वो गैप है जी, करीब 200-300 कई सालों का गैप है, 2 सदियों का। जजमेंट लिखते हैं, उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट को नकार दिया और फिर बोल रहे हैं कि वो मस्जिद बना डिसेक्रेशन था।
आप जब बेंच पे रहकर जजमेंट लिखते और बाद में रिटायरमेंट के बाद इस तरह की बात करते हैं, तो फिर आवाम पे छोड़ना चाहिए फैसला, आवाम फैसला करे उनके कि क्या बोल रहे हैं। गुंजाइश है सिक्योरिटी पिटीशन की? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि ऐसा कुछ है, मगर वो जजमेंट बाबरी मस्जिद का देने के बाद जिस बात का मुझे खदशा था, वो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, वो सही साबित हो रहा। मैंने कहा था कि इसके बाद, क्योंकि वो फैसला आया फेथ के ऊपर जी। और उसी को बुनियाद, वो फैसला आने के बाद अब देखें मुख्तलिफ मकामात पर संघ परिवार की तंजीमें जाकर कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं थी, ये दरगाह नहीं था, ये फला नहीं था। अब तो हद ये हो गई कि ताजमहल पे बात चलेगी। क्या 1800 जो भी है अब चला रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो बोल दिए कर रहे हैं। अब बेचारा जो खबर में सो रहा है, तकलीफ में हो रही होंगे उसको। ये एक तो ये बयान हो गया, दूसरा उन्होंने ज्ञानवापी पे भी फिर बयान दिया था कि एक जो सेलर में पूजा होती थी, उन्होंने इस चीज़ को अनडिस्प्यूटेड बताया दोनों पार्टीज के बीच में। नहीं, जबकि सवाल वो नहीं disputed है। था जब चीज़। वो उन्होंने बाबरी मस्जिद केस में कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जी। भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के से इसका ताल्लुक है, तो उन्होंने क्यों रोकने लगाई? जब वही जजमेंट लिखे ना, वही जजमेंट में जज थे, उन्होंने नहीं दिया, स्टे नहीं दिया उसके ऊपर। अब वो वजू खाना सील हो गया। उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि मालूम करने की गुंजाइश है उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, इसीलिए उन्होंने हटाया। इस पे भी बयान। ये गलत बोल रहे हैं वो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कैसा है, उसका जगह का कैरेक्टर और नेचर चेंज नहीं होना, और जो 47 में थी जी 15 अगस्त को, उसका चेंज नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा उस बात को? आपने तो कहा था ना कि रेट्रोग्रेशन प्रिंसिपल की आपने बात की, फिर ये क्यों किया आपने? तो ये सब चीज़ें हैं, अफसोस है बहुत। सर, अभी सीमांचल को लेके आपका तो ब्लूप्रिंट एकदम क्लियर है। सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड, फिर उसमें AMU, फिर अलग अलग चीज़ें हैं मैम बतौर ख़ास रख रही है इस रीजन में। अब चूंकि एक मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है सीमांचल, जहाँ पे इतनी आबादी मुसलमानों की रहती है। एक वक्त ऐसा भी था जब एडवर्ड गिब्बन ने अपनी किताब में लिखा कि वो कौम जिसकी सुबह बेदारी घोड़े की पुश्त पे हालत रोज़ा में हुई, फिर रात में जिसका वक्त क़यामुल लैल में बीता, फिर वो आगे जाके जिन्होंने सिविलाइजेशंस तामीर की, सिविलाइजेशंस कायम की उन लोगों ने। एक वो दौर था, एक ये दौर है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे अगर मैं जाता हूँ तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में भैंसें बंधी हुई, लोगों के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। इसके बावजूद भी जो सियासी शोर बेदारी है ग्राउंड पे, वो उतनी नज़र नहीं आती है। तो मेरा आपसे सीधा सवाल यही है कि आप मुसलमानों को अभी फ़िलहाल जो क़यादत अपनी नहीं बना पा रहे हैं या फिर एक पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, उसमें आपको कहाँ कहाँ कमज़ोरी लगती है? तो कमज़ोरी है, इसीलिए तो बन नहीं पा रही है। कमज़ोरी ये है कि हम लोग आज भी समझते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये दूसरी पार्टी है, फलां है, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, जमहूरियत उसी वक्त मजबूत होगी जब हर समाज को उसका एक हिस्सा मिलेगा, और हिस्सा उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास सियासी लीडरशिप होती है। आपके पास सियासी लीडरशिप नहीं है, आप किसी को नुमाइंदा बना लीजिए, मगर आपका लीडरशिप नहीं है आपके पास। लीडरशिप पैदा आपको करना पड़ेगा, कोई आसमान से ज़मीन से निकल के तो आएगा नहीं। जब हम अपने हाथ से इसको नहीं करेंगे और ये उम्मीद लगा के बैठेंगे कि कोई हमारी आवाज़ बनेगा, कोई आपकी आवाज़ नहीं बनेगा, ना आपको बनने देगा। आपको लड़ना पड़ेगा, जुस्तजू करना पड़ेगा और अपना जायज़ा हासिल करना पड़ेगा। आप क्यों टिकट नहीं देना चाह रहे आजकल इलेक्शन लड़ने के लिए? तो कहाँ आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप बनेगी, कहाँ ये बनने देंगे? टिकट ही कम कर दिए ना, टिकट ही नहीं दे रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं नहीं जीत पाएंगे आप। तो ये इस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है। तो आप अपने मुकद्दर के फैसले करना चाह रहे, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं यू वांट टू बिकम द मास्टर्स ऑफ ए डेस्टिनी, तो फिर आप आइए, मैदान अमल में आइए। और ख़ास तौर से नौजवानों को ये बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मुल्क का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है, और सबसे यंगेस्ट जो यूथ है रिलीजन वाइज वो मुसलमानों का इस मुल्क में जी। यंगेस्ट जो यूथ है मुसलमानों का है। तो ये उनकी लड़ाई है, उनको आगे आकर करना चाहिए, चाहे बिहार हो या
यूपी हो या बंगाल हो या कर्नाटका हो, किधर भी हो, आप बनाइए, आप आगे बढ़िए। तो मतलब एक पर्टिकुलर सी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से ही ये होगा। जाहिर है आपको पॉलिटिकल लीडरशिप बनाने का है, कोई दूसरी पार्टी में पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ है आपकी? आना आपको बनने देंगे, बना देंगे आपको कोई उनका जो भी अल्पसंख्यक समाज बोलिए वो बना, उसके बाद क्या होगा? फिर एक जो बात कही जाती है, जो सन 47 के बाद लखनऊ में कन्वेंशन हुए या मौलाना आज़ाद की तरफ से मुत्तहिदा कौमियत का नज़रिया पेश किया गया, आपको लगता है कि उसका नुकसान हुआ है या फिर वो? मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में प्रतिनाब अनिल की किताब है जी। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उसमें उन्होंने लिखा कि मौलाना आज़ाद जब आइन बन रहा था तो मौलाना आज़ाद ने कहा कि मेरे लिए नई जेल है मेरे लिए, ये मेरे लिए नया कैद खाना है। जब मौलाना आज़ाद ने कहा कि मुझे जो रिजर्वेशन मुसलमानों को ऑलरेडी मिल रहे वो और मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह उसको दो, तो वो प्रतिनाब अनिल लिख रहा है कि सरदार पटेल जो है उसमें और 2 मुस्लिम मेंबर्स से एक मोहतरमा थी और उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनको बोलते थे उठो और उठ के बोलो कि मेन स्ट्रीम में शामिल हो। तो ये मेन स्ट्रीम का लफ्ज़ वहाँ से आ रहा, 47 से आ रहा है। आप लोग मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं होते। अभी आपको भी, आप नौजवान हैं, आपको भी बोल रहे हैं मेन स्ट्रीम में शामिल हो। आप मेन स्ट्रीम में, मुझे समझ आता मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं हम लोग है। तो मेन स्ट्रीम का मतलब ये है कि मैं अपनी शनाख्त को खो दूँ, ये तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। तो वो मौलाना आज़ाद के खिलाफ खड़े होते थे और कहते थे कि आप मेन स्ट्रीम में आइए। ये प्रतिनाब अनिल की किताब है, पढ़िए आप, उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा। अभी सर मौसम की वजह से आपके चुनावी प्रचार पर भी थोड़ा सा असर पड़ा है, तो अभी आगे 2-3 दिन तक वेदर रिपोर्ट बता रही है खराब रहेगा मौसम, वैसे में अगला प्लान क्या अल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ज़मीन व आसमान का खालिक है, अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मौसम अच्छा होगा। सियासी मौसम तो अच्छा है, अब ये मौसम अल्लाह अच्छा कर दे ताकि हमारे लिए हम इंतखाबी मुहिम को अपनी जिस ज़ोर शोर से आगे लेके बढ़ रहे जारी सारी रखें, क्योंकि एक एक दिन बहुत अहम होता है। तो अब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, खाली तो बैठ नहीं सकते। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बारिश हो रही है अल्लाह उस मौसम को साफ़ कर देगा ताकि हम लोग अपनी बात को आवाम तक पहुंचा सकें। तो सर गमछे का आइडिया किसका था, आपको बतौर तोहफा मिला था या? नहीं, ये तो बिहार में सब पहना पहनते दिया हैं। किसी जनाब पसीना इतना नहीं, ह्यूमिडिटी इतनी है, रुतूबत जो बोलते इतनी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा रहती। मुझे लगा कि वो सिंबॉलिक नहीं, वो तो वो लोग पेन, देखिए वो एक्चुअली क्या है, वो लोग जो खेतों में काम करते वो बनते थे उसको अपने नीचे, वो है वो एक्चुअली। वो उस ज़माने में कई बरस, मैंने अख्तर ईमान साहब मुझे बता रहे थे इसके बारे में, पूछा उनको जब आज से 8-9 साल पहले, इसके क्या है खासियत। गमछे की भी अलग हिस्ट्री है? हाँ, उसकी भी हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है ना। अख्तर ईमान साहब मुझे बताया कि आप पूछिए, तफसील आपको बताएंगे ज़्यादा वो, और मुझे बताया था उन्होंने। सर आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।